हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सबको। तो आज हम अपने झारखंड का नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है ये झारखंड ज्योग्राफी का है और टॉपिक का नाम है झारखंड की भूगर्भिक संरचना प्लस कालखंड। यानी कि झारखंड के धरातल के अंदर या धरातल का जो निर्माण हुआ है, जिन चट्टानों का निर्माण हुआ है वो संरचनाएं क्या हैं और उनका निर्माण किस कालखंड में हुआ है। पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर अगर हम बात करें तो पृथ्वी पहले एक गर्म आग का गोला था। यह धीरे धीरे क्रमिक रूप से ठंडा होना शुरू हुआ और यहाँ पर भूभाग का विस्तार हुआ। इन सारे भूभाग को पहले एक साथ कंबाइंड रूप से पैंजिया कहा गया और जो वाटर का पार्ट था, जल भाग था, उसको पैंथलेशिया कहा गया। पैंजिया फिर बाद में दो महाद्वीपों में बटा। इसमें से ऊपर वाले का नाम था लॉरेशिया और नीचे वाला जो भाग था, दक्षिणी भाग जो था, इसका नाम था गोंडवाना लैंड। इसी गोंडवाना लैंड में फिर क्रमिक रूप से परिवर्तन आया और इसमें से एक भाग इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी कि भारतीय सब कॉन्टिनेंट जो आज हम देखते हैं वो रूप टूटकर तैरना शुरू हुआ और यह तैरकर मूवमेंट के कारण, टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट हम अलग चैप्टर में पढ़ते हैं, उसके कारण यह आकर यूरेशियन प्लेट से टकराया। यूरेशियन प्लेट से टकराने के बाद जो भारत का आज वास्तविक स्वरूप है ये फिर धीरे धीरे क्रमिक उत्थान के रूप में दिखा। तो इन सारे कालखंड का जो प्रमाण है वो हमारे झारखंड की भूगर्भिक संरचनाओं में स्पष्ट रूप से दिखता है। तो इसी को हम आज इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं कि झारखंड में राजमहल की पहाड़ियां कब बनी, पारसनाथ पहाड़ी कब अस्तित्व में आया, पाट क्षेत्र का निर्माण कैसे हुआ, कौन से कालखंड में हुआ है। तो बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल टॉपिक है कि झारखंड की जो धरातलीय स्वरूप है इसका निर्माण कैसे हुआ और किस काल में हुआ है। तो थोड़ा सा इसमें कुछ टर्म्स हैं जो शायद याद करना पड़े बार बार, लेकिन समझ लेने के बाद आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक में। तो सबसे पहला है पॉइंट यहाँ पर, विभिन्न कालखंडों के आधार पर झारखंड में निम्नलिखित वर्गों की चट्टानें पाई जाती हैं। तो कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं इसको हमने 3-4 पार्ट में डिवाइड किया है। ये 5 पार्ट क्या क्या है देखते हैं। पहला भाग है प्री पैलेयोजोइक एरा। प्री पैलेयोजोइक एरा में जब पृथ्वी में जो अंदर से जो मोल्टेन मैग्मा या गर्म लावा था ये धीरे धीरे ठंडा होकर चट्टानों के रूप में परिवर्तित होता है। तो प्री पैलेयोजोइक एरा में आर्कियन क्रम की चट्टानों का विकास होता है। तो झारखंड में भी ये प्री पैलेयोजोइक एरा की आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। इन्हीं आर्कियन क्रम की चट्टानों में टूट फूट होगा वेदरिंग के कारण या किसी अन्य कारण से, तो फिर धारवार क्रम की चट्टानों का विकास होगा, जिनको हम प्री कैम्ब्रियन कल्प में भी बोल सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे पैलेयोजोइक एरा। पैलेयोजोइक एरा में कैम्ब्रियन कल्प या विंध्यन क्रम की चट्टानों का विकास होता है। झारखंड में यदि हम देखेंगे विंध्यन क्रम की चट्टानें तो उत्तर पश्चिमी भाग में गढ़वा पलामू के साइड में हमें विंध्यन क्रम की चट्टानों का विस्तार मिलता है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे पैलेयोजोइक एरा में जो दूसरा है ये है कार्बोनिफेरस काल। फर्स्ट पहले नाम याद करते हैं फिर हम आगे इसको डिटेल में पढ़ते हैं किस काल में किन चट्टानों का विकास हुआ। थर्ड है हमारा मेसोजोइक एरा। मेसोजोइक एरा में ट्रियासिक कल्प या गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विकास हुआ और क्रिस्टीसियस कल्प में राजमहल ट्रैप का विकास हुआ। फोर्थ है हमारा सिनोजोइक एरा। सिनोजोइक एरा में इओसीन कल्प, मायोसीन कल्प और प्लायोसीन कल्प, ये तीनों पहला उत्थान, दूसरा उत्थान, तीसरा उत्थान क्या है ये अभी हम डिटेल में देखेंगे। ये तीनों उत्थान जो है ये हिमालय के उत्थान से संबंधित है और इस हिमालय के टकराव के कारण झारखंड में जो परिवर्तन आया हम उसको देखेंगे यहाँ पर। पांचवा हमारा नियोजोइक एरा जिसमें कि हम नवीन परिवर्तन देखते हैं। जब हिमालय निर्माण के बाद की जो घटनाएं होती हैं, जलोढ़ मिट्टी का बिछना शुरू होता है, मैदानी भागों का निर्माण होना शुरू होता है और नदियों का बहाव जो है ये निश्चित होता है। तो ये नियोजोइक एरा है। इसमें हमें झारखंड में क्या दिखेगा, नवीन निक्षेप, जलोढ़ निक्षेप दिखेंगे। देखते हैं हम आगे पहले। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्री पैलियोजोइक महाकल्प। प्री पैलियोजोइक महाकल्प जो है इसको दो भागों में हमने बांटा है, आर्कियन युग और प्री कैम्ब्रियन युग। प्री कैम्ब्रियन युग को हम धारवार युग भी बोलते हैं। तो आर्कियन कल्प है या आर्कियन जो युग है, इस चट्टानों को पृथ्वी की प्राचीनतम चट्टानें कहा गया है और झारखंड इन प्राचीनतम चट्टानों से युक्त है।
झारखंड का एक बड़ा भूभाग, लगभग 80% भूभाग आर्कियन युग की चट्टानों से घिरा हुआ है। तो आर्कियन युग की चट्टानें पृथ्वी की प्राचीनतम चट्टानें हैं। इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि इनका निर्माण कैसे हुआ है, तो ये गर्म आग का गोला था, यानी कि मोल्टन मैग्मा था, जो धीरे धीरे जाकर जम गया। उस समय जीवों की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी, तो जीवाश्म पाए जाने का कोई सवाल ही नहीं उत्पन्न होता। तो इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। झारखंड में इस युग के ग्रेनाइट और नीस की चट्टानों की बहुलता है। तो झारखंड में ग्रेनाइट और नीस की चट्टानों को पाए जाने का मेन कारण ही क्या है कि यहाँ पर आर्कियन युग की चट्टानें विद्यमान हैं। दूसरा हम देखेंगे प्री कैम्ब्रियन कल्प। इस कल्प में आर्कियन युग की चट्टानों में टूट फूट के कारण धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विकास हुआ। तो इस प्री कैम्ब्रियन कल्प जो है ये आर्कियन युग के ही चट्टानों के टूट फूट के बाद निर्मित हुआ है। लेकिन हम इसे धारवाड़ चट्टान क्यों बोलते हैं? तो धारवाड़ एक जगह का नाम है कर्नाटका में। सबसे पहले धारवाड़ में ही इस प्रकार की चट्टानों को खोजा गया, और इन चट्टानों की विशेषता ये है कि ये धात्विक गुणों से युक्त होती हैं। तो यानी कि ग्रेनाइट और नीस की जो चट्टानें हैं इनमें सेडिमेंटेशन होता है, टूट फूट होता है, उसके बाद जो चट्टानें बनती हैं वो धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहलाती हैं। झारखंड में यदि हम देखेंगे धारवाड़ क्रम की चट्टानें, तो कोल्हान श्रेणी में पाई जाती है, यानी कि झारखंड के दक्षिण पूर्वी भाग में, जिसका विस्तार पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में है। और यही कारण है कि यहाँ पर लोहा, तांबा, बॉक्साइट, निकल, सोना, मैग्नीज, चांदी, टिन जैसे धात्विक खनिजों का जमाव पाया जाता है। थर्ड हम देखेंगे पैलोजोइक महाकल्प। इस महाकल्प में हमने 6 कल्प में बांटा है इसको, लेकिन इन 6 में से सिर्फ 2 कल्प के ही प्रमाण झारखंड में मिलते हैं। पहला है कैम्ब्रियन कल्प। कैम्ब्रियन कल्प में विंध्यन क्रम की चट्टानों का विकास हुआ था। यहाँ थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक्स है, आप इसको ठीक कर लेंगे। कैम्ब्रियन कल्प होगा और विंध्यन क्रम की चट्टानें होंगी। विंध्यन क्रम की चट्टानों का विकास हुआ जो झारखंड में भी पाए जाते हैं। विंध्यन क्रम के अवशेष उत्तर पश्चिम में सोन नदी घाटी में पाए जाते हैं। पहले मैंने बताया गढ़वा और पलामू की साइड, जिसे रोहतास पठार का दक्षिणी छोर कहा जाता है। यहाँ पत्थर नहीं होगा, पठार कर लेना है। रोहतास पठार का दक्षिणी छोर भी कहा जाता है। यहाँ परतदार चट्टानें क्षैतिज रूप में पाई जाती है। क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल रूप में पाई जाती है, जिसमें बालू पत्थर, चूना पत्थर ये सब प्रमुखता से मिलते हैं। झारखंड में इसी समय पारसनाथ का भी उत्थान हुआ था। तो अभी मैंने पूछा था पहला ही सवाल कि झारखंड में आखिरकार राजमहल ट्रैप कब बना, पारसनाथ कब बना। तो अब अगर यदि आपसे कोई पूछेगा कि झारखंड में पारसनाथ कब बना, तो आंसर होगा कैम्ब्रियन कल्प। तो झारखंड में पारसनाथ का जो उत्थान है ये कैम्ब्रियन कल्प में हुआ, और इसीलिए हम इसको विंध्यन पर्वत का सबसे पूर्वी भाग भी कहते हैं। यानी कि पारसनाथ जो है ये विंध्यन पर्वत का ही आगे की ओर निकला हुआ भाग है। नेक्स्ट हम देखेंगे पैलियोजोइक महाकल्प में ही दूसरा जो हमारा है कार्बोनिफेरस कल्प। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कल्प हमारे झारखंड के लिए, क्योंकि कार्बोनिफेरस कल्प के मतलब प्रमाण यहाँ पर स्पष्ट रूप से कोयला की चादरों के रूप में मिलते हैं, और झारखंड हमारा कोयला के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। इवन कोकिंग कोल जो होता है उसका झारखंड एकमात्र उत्पादक राज्य भी है, और भंडार में भी। तो कार्बोनिफेरस युग में गोंडवाना भूखंड बर्फ की चादरों से ढक गया था। झारखंड के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित तालचेर श्रेणी से इसके अवशेष भी पाए गए हैं। तो बर्फ की चादरें जब ढककर क्रमिक रूप से पिघली तो उनके जो बहाव के निशान हैं, ये झारखंड में यदि पूछा जाए तो कहाँ दिखेगा? दक्षिण पूर्वी भाग में तलचेर श्रेणी में। बर्फ की चादरों के हटने के कारण प्रारंभिक सभी भू आकृतियां परिवर्तित होकर समतल बन गई। मोटी मोटी बर्फ की चादरें जब बहकर निकली तो अपने साथ ऊपरी पहाड़ी के किनारों को नोक जो उसकी होती है, नुकीले पहाड़ जो थे उनको सपाट करती हुई निकली। इसलिए जो हमारा पाट प्रदेश है ये कहीं ना कहीं पहाड़ी भूभाग होने के बाद भी सपाट नजर आता है। तो इसी तरह तलचर श्रेणी जो है यहाँ पर हमें हिमयुग के प्रमाण दिखते हैं या कार्बोनिफेरस कल्प के प्रमाण दिखते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मेसोजोइक एरा। मेसोजोइक एरा में से 3 कल्प होते हैं। इसमें से हमें 2 कल्प के प्रमाण स्पष्ट रूप से झारखंड में दिखते हैं, एक ट्रियासिक कल्प और दूसरा क्रिस्टेशियस कल्प। ट्रियासिक कल्प हम देखेंगे तो झारखंड में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं, जिसमें कि दामोदर और सोन नदी घाटी में भ्रंश का पड़ना, यानी कि ये जो घाटियां हैं ये और अंदर की ओर गहरी हो जाती हैं।
इसी कल्प में गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विकास होता है, जो कोयला युग के नाम से जाना जाता है। अभी मैंने ऊपर कार्बोनीफेरस का नाम लिया था और बोला था कि इसके कारण कोयला का निक्षेप पाया जाता है, लेकिन हम जानते हैं कि कोयला का निक्षेप गोंडवाना युग का है। कैसे? जो कार्बोनीफेरस में बड़े बड़े पेड़ पौधे थे, वही दबने के बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विकास करते हैं, इसलिए ये दोनों कालखंड आपस में संबंधित हैं। तो ट्रियासिक कल्प में गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विकास होता है, यानी जो कार्बोनीफेरस काल के जो पेड़ पौधे अंदर भ्रंश पड़ने के कारण, अभी हमने देखा दामोदर में और सोन नदी घाटी में भ्रंश पड़ा, तो इस भ्रंश के कारण जो पेड़ पौधे थे वो अंदर धस गए, और धसने के बाद गोंडवाना क्रम में इन चट्टानों का विकास हुआ। तो इसलिए इसे हम गोंडवाना क्रम की चट्टानों को कोयला युग के नाम से जाने जाते हैं, कोयला युग के नाम से जानते हैं। सोन तथा दामोदर नदी में भ्रंश के कारण पेड़ पौधे जमीन के नीचे धस गए और कालांतर में कोयले के रूप में परिवर्तित हुए। अब देखेंगे क्रिस्टेशियस कल्प। इस कल्प में झारखंड में दक्कन पठार की तरह ही ज्वालामुखी का उद्गार हुआ। दक्कन ट्रैप हम सब जानते हैं, काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है, और दक्कन ट्रैप की तरह ही झारखंड में यदि हम कंपेयर करेंगे तो राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ। राजमहल ट्रैप झारखंड के दुमका, गोड्डा और साहिबगंज जिले में विस्तृत है, और यहाँ भी दक्कन पठार की तरह ही काली मिट्टी पाई जाती है। अंतर यदि हम देखें दोनों काली मिट्टी में, तो वो काली मिट्टी दक्कन पठार का कपास के लिए प्रसिद्ध है, और हमारे झारखंड की जो काली मिट्टी है ये चने की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो इसको हम पेयर में लिख सकते हैं। फोर्थ हम देखेंगे सिनोजोइक महाकल्प। हिमालय निर्माण के पहले संपूर्ण छोटा नागपुर का पठार जो है यह अपरदन क्रिया के फलस्वरूप मैदान बन गया था। जब हिमालय का निर्माण शुरू हुआ तो अलग अलग कल्प में झारखंड में भी कई सारे परिवर्तन आने शुरू हुए। हिमालय का निर्माण कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। आज भी हम उन जो परत हैं, जो पर्वत के नीचे की जो प्लेट्स हैं, विवर्तनिकी घटनाएं वहां पर अक्सर होती रहती हैं। अभी हाल में जो भूकंप आया है म्यांमार में और इंडोनेशिया में, वो इसका सबूत है कि कैसे वो प्लेट आज भी टकरा रहे हैं और कुछ न कुछ हलचल कहीं ना कहीं इनके कारण होता रहता है। तो जब ये इन पर्वतों का निर्माण हुआ तो इन पर्वतों के निर्माण के समय झारखंड भी इसके प्रभावों से अछूता नहीं रहा, और यहाँ पर भी 3 बार टक्कर के स्पष्ट प्रमाण हमें दिखने को मिले, और क्रमिक रूप से झारखंड का भी 3 बार उत्थान मिला। देखते हैं कैसे। डन महोदय के अनुसार हिमालय के उत्थान के कारण छोटा नागपुर का पठार भी 3 क्रमिक अवस्थाओं में ऊपर उठ गया। अब ये जो व्यक्ति हैं इनका नाम याद रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि किसने कहा है कि ऐसा उत्थान हुआ होगा, तो डन महोदय ने बताया है। तो डन महोदय के अनुसार हिमालय के उत्थान के कारण छोटा नागपुर का पठार भी 3 क्रमिक अवस्थाओं में ऊपर उठा। इससे छोटा नागपुर की नदियां पुनर्जीवित हो गई, यानी कि नदियों का बहाव जो है, यदि ऊपर खाबर रास्ता मिलेगा तो नदियां ज्यादा वेग से प्रवाहित होंगी, तो इसके कारण नदियां पुनर्जीवित भी हो गई। ये 3 उत्थान कौन सा है? पहला है ओलिगोनसीन कल्प में पहला उत्थान, मायोसीन में दूसरा उत्थान और प्लायोसीन में तीसरा उत्थान। अब इन तीनों उत्थान में इंडिया में क्या बन रहा है? तो सबसे पहले महान हिमालय, फिर लघु या मध्य हिमालय, और तीसरा शिवालिक। झारखंड में उसका परिणाम क्या दिख रहा है? तो झारखंड में दिख रहा है प्रथम उत्थान के समय पाट क्षेत्र। पाट क्षेत्र जो ट्रायंगुलर है, ये क्या होगा? रांची हजारीबाग पठार से 1000 फीट की ऊंचाई पर ऊपर उठ जाएगा। फिर हम देखेंगे मायोसीन कल्प। द्वितीय उत्थान में क्या होगा? उधर लघु या मध्य हिमालय का निर्माण होगा, तो यहाँ पर रांची हजारीबाग का जो पठार था ये भी 1000 फीट तक ऊंचा उठ जाएगा, और पाट क्षेत्र जो है ये और ऊंचा उठ जाएगा। जब ये पूरा उठेगा तो पाट क्षेत्र भी अपने आप थोड़ा और ऊपर उठ जाएगा। तो अब ये 1000 फीट उठा है तो उधर 2000 फीट तक पहुंच गया है। प्लायोसीन कल्प में क्या होगा? तीसरा उत्थान, जब शिवालिक की पहाड़ियां बन रही थी, नीचे घाटियां बन रही थी, तो उस समय क्या होगा? रांची और हजारीबाग पठार के निचले भागों का उत्थान हुआ, यानी जिसको हम निचला हजारीबाग का पठार बोलते हैं, या गिरिडीह वगैरह का जो भाग है, ये भाग भी ऊपर की ओर उठा। इस उत्थान के बाद रांची हजारीबाग का पठार और पाट क्षेत्र भी फिर से उत्थान हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप पाट क्षेत्र की ऊंचाई 3000 से 3600 फीट, रांची हजारीबाग पठार 1000 से 2000 फीट तक ऊपर उठ गया।
वर्तमान में अगर हम मीटर में बात करेंगे तो पाट क्षेत्र की ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। रांची और हजारीबाग पठार की ऊंचाई लगभग 600 मीटर के आसपास है। और जो निचला पठार है यानी निचला हजारीबाग का जो पठार है या बाह्य पठार है, इसकी ऊंचाई 300 मीटर से अधिक है। झारखंड का सबसे निचला भाग यदि हम देखें तो राजमहल की उच्च भूमि है, और जो मैदानी भूभाग जो नदियों घाटियों के द्वारा बना है ये भूभाग है, ये लगभग 150 से 300 मीटर तक ऊंचे हैं। इन उत्थानों के परिणाम स्वरूप नदियों में बहाव जो है ये पुनः शुरू हो जाता है, जिससे अपरदन चक्र भी तेज हो गया। इसमें स्वर्णरेखा, कांची, रारू, उत्तरी कोयल, शंख, ये सब नदियों के ऊपरी मार्ग में जलप्रपात बनने लगे। रांची का जो क्षेत्र है, इससे हम जैसे ही बाहर जाएंगे, चाहे किसी भी तरफ जाएं, तो हमें ये जलप्रपात आसानी से दिख जाएंगे। इसका कारण क्या है? अचानक से ये समतल जमीन जो ऊपर उठा, एक टेबल लैंड का इसने फॉर्म कर दिया, और वहां से जो नदियां थी वो वेग से नीचे की ओर गिरने लगी। तो जलप्रपात का जो शहर है वो इसी उत्थान के कारण बना। अब देखते हैं हम नियोजोइक महाकल्प, या जो लास्ट हम लोग का सबसे नवीन निक्षेप वाला कल्प था, इसमें क्या होगा? इस महाकल्प में महाद्वीपों और महासागरों का वर्तमान स्वरूप विस्तृत हुआ। आज जो हम पृथ्वी पर महाद्वीप देखते हैं या महासागर देखते हैं, वैसे निरंतर ये भी परिवर्तनशील है, लेकिन फिलहाल जो अभी हमारे पास स्वरूप है ये नियोजोइक महाकल्प में आया है। झारखंड में भी इस काल में नवीन निक्षेपण का विकास हुआ। क्या क्या ये नवीन निक्षेप है? मोनेडनॉक का विस्तार। अपरदन के कारण मैदान परिवर्तित भाग कहीं कहीं पर ग्रेनाइट के उच्च भूभाग पाए जाते हैं, जिसने मोनेडनॉक कहते हैं। मोनेडनॉक क्या होता है? अपरदन के कारण जो कोमल चट्टानें होती हैं वो तो कट के बह जाती हैं या हवा के साथ उड़ जाती हैं, पर जो उनके बीच में जो कठोर चट्टानें हैं, जैसे ग्रेनाइट की चट्टान है, वो बच गई, उसको नहीं काट पाया गया। तो एक आकृति का विस्तार हुआ जिसको हमने क्या कहा? मोनेडनॉक। अब इस मोनेडनॉक को समझने के लिए आप छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक किसी ट्रे में बालू की परत बिछाना है और उसमें बीच बीच में कुछ गिट्टी डाल देना है। अब इसके ऊपर पानी डालना है जोर से, तो क्या होगा? बालू तो आसानी से बहकर निकल जाएगा, पर वो जो गिट्टी था वो वहीं का वहीं जमा हुआ रह जाएगा। तो ये जो बच जाएगा, जो अपरदित नहीं हो पाया, जिसको हवा, मिट्टी, पानी नहीं काट पाई, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोनेडनॉक। तो अपरदन के कारण मैदानी भाग में परिवर्तित जो पठार हो चुके हैं, उनमें कहीं कहीं पर ग्रेनाइट के उच्च भाग पाए जाते हैं। इसलिए आप झारखंड में देखेंगे कहीं भी समतल मैदान आपको नहीं मिलेगा। जो ग्रेनाइट के पहाड़ हैं वो आज भी बड़े ही शान से खड़े हैं। अपराधित मैदानी भूभाग में निचली उत्तरी कोयल बेसिन, देवघर का निम्न भूभाग, अजय बेसिन, पंच परगना मैदान, शंख और दक्षिणी कोयल बेसिन आदि का निर्माण हुआ। यानी जितनी भी नदी घाटियां हैं आज की, वो कब बनी? वो सब 5वें कल्प में, यानी कि नियोजोइक महाकल्प में या नवीन युग में बनी। गंगा का मैदान भी इसी काल में निर्मित हुआ, और जिसके कारण राजमहल की बेसाल्टिक चट्टानों का भी अपरदन हुआ। झारखंड के जिले और निर्माण काल देखेंगे, अगर जिला के वाइज हम देखें तो दक्षिण पूर्वी सिंहभूम तृतीय कल्प में बनेगा। पलामू, हजारीबाग, कोडरमा, धनबाद, संथाल परगना सब गोंडवाना काल की देन है। उत्तरी पलामू गढ़वा विंध्यन काल के समय बना। गुमला, लोहरदगा, राजमहल ट्रैप देखेंगे तो क्रिस्टीशियस कल्प की देन है। धनबाद का उत्तरी भाग, गिरिडीह, संथाल परगना का दक्षिणी भाग, पलामू का दक्षिणी पूर्वी भाग, ये सब सबसे प्राचीन यानी कि आर्कियन कल्प के चट्टानों की देन है। तो इस तरह से हमने एक टॉपिक कवर किया। इसके बैकग्राउंड का जो टॉपिक था ये मैं सबको करवा चुकी हूँ। तो हमारा आज का टॉपिक जो था ये क्या था? फिर से हम टॉपिक का नाम देखते हैं, झारखंड की भूगर्भिक संरचना प्लस कालखंड। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। इसको अच्छे से नोट्स बनाना है और याद भी करना है।